हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा इस क्लास में सब्जेक्ट फिजिक्स में देखेंगे क्लास 12th का सेट नंबर 2, ओके, जिसका कोड है बेटा बीटी। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 में अब देखते हैं। सेट नंबर 1 हमने आपको बेटा सॉल्व करवाया था, जिसमें आपको हमने A to Z पूरा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सारा का सारा पूरा का पूरा डेटा आपको क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया। ओके, इसमें आज हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स वाले चैप्टर में स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है खंड अ का। इसमें हमारा बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। यहाँ पे देखिए 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, चूंकि आप लोगों को बेटा पता है कि C क्या होता है, 1/√में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, यानी ये वैल्यू आपकी C के इक्वल है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा C² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे नीचे वाले पार्ट का अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर है, तो अंडर आपका हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही वाला पार्ट मिल गया हमें, तो इसका जो यूनिट होगा वो प्रकाश के यूनिट के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम C की यूनिट क्या लिखते हैं, यानी C क्या है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश के वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर कर लोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण E=PC, जहां E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। ये आपको बेटा बताना है कि ये लागू किस पर होता है। ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन लागू किस चीज पे होती है। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए, या फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए या फोटॉन के लिए नहीं, या ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही फोटॉन के लिए। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसमें थोड़ा लॉन्ग हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बेटा पता है कि चूंकि एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा E=m0c² अपॉन अंडर रूट में 1 - v² अपॉन c², एंड आपने ये भी संवेग P= आपने पढ़ा होगा m0v अपॉन अंडर रूट में 1 - v² अपॉन c²। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं कि E, P और C के फॉर्म में जब इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की सहायता से EPC में अगर हम एक इक्वेशन को फाइंड करते हैं, तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के बाद बेटा हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट बेटा मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है कि E² - P² C² m0² C⁴। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, एक ही इतना आया है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में आप यहाँ से v की वैल्यू को निकालोगे, और v की वैल्यू को इसमें पुट करके यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करके अंततः आप ये इक्वेशन को फाइंड कर लोगे। ओके, या आप ये इक्वेशन को याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन किस किस चीज़ को फॉलो करती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, m क्या है आपका, मास है, यानी द्रव्यमान है। यहाँ पे हम फोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं, तो चूंकि देखिए फोटॉन की अगर वेलोसिटी है, तो जो मास होता है बेटा फोटॉन का वो क्या होता है, 0 होता है। अगर हम मास फोटॉन का द्रव्यमान आपका 0 है, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन हमें मिलती है E² - P² C² 0 इंटू C⁴। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो गया। तो E= इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा P² C², या E= बेटा क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा।
यानी फोटॉन क्या कर रहा है, फोटॉन इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि यह इक्वेशन जो है फोटॉन के लिए क्या है, सत्य है, यानी फोटॉन पे ये लागू होता है। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के मास को अगर पुट करते हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यानी E=PC हमें नहीं मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे यह जो E=PC की वैल्यू है यह इलेक्ट्रॉन के लिए सत्य नहीं है या उस पर लागू नहीं होता है। तो यानी हमने क्या देखा कि फोटॉन के लिए तो ये सत्य है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए, फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो दोनों की चालकता बढ़ जाती है, दोनों की चालकता घट जाती है। धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे जब धातु की चालकता की बात की जाती है तो यहाँ पे दिया गया है कि ताप में वृद्धि की जाती है, यानी हम किसी भी धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जब धातु को गर्म किया जाता है बेटा, चालकता सिग्मा = आपका फार्मूला होता है Ne² τ/m। यहाँ से बेटा हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे टाउ क्या है आपका श्रांतिकाल होता है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एम क्या है द्रव्यमान है, और सिग्मा क्या है आपका चालकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब इनके ताप को बढ़ाया जाता है, यानी धातु के लिए हम देखते हैं, ठीक है ना, धातु के लिए जब धातुओं के ताप को बेटा हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि धातुओं में जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं। तो गति करते टाइम उनके बीच में जो टाउ है ये श्रांतिकाल, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच का समय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं। तो जो आपका श्रांतिकाल होता है वो क्या होता है, बहुत यानी गर्म करने पर इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ती है तो श्रांतिकाल यानी कोलिजन जो संघट्ट होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉनों में कोलिजन यानी संघट्ट बहुत तेजी के साथ होता है तो जो औसत श्रांतिकाल होता है वो क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। और जब औसत श्रांतिकाल कम होता है तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो चालकता है वो चालकता इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी अनुक्रमानुपाती है। जब आपका श्रांतिकाल का औसत चाल क्या होता है, घट जाता है, तो चालकता भी क्या हो जाएगी, इसकी घट जाती है। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि अर्धचालक का, तो बेटा अर्धचालक में हम देखते हैं कि जो हमारे अर्धचालक होते हैं, ठीक है, अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक में भी बेटा देखिए सिग्मा आपका अनुक्रमानुपाती है टाउ और एन। यहाँ पे जो एन है ये क्या है, तो जब अर्धचालकों को गर्म किया जाता है, ठीक है ना, तो बेटा अर्धचालकों को गर्म करने पर इनमें जो होल होते हैं, ठीक है ना, इनके जो होल होते हैं यहाँ पे सह आबंध क्या होते हैं, इनको अर्धचालकों को गर्म करने पर जो इनके बीच में सह आबंध होते हैं वो सह आबंध टूटने लगते हैं। और जब सह आबंध बेटा टूटता है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, और जब बढ़ते हैं सह आबंध के टूटने पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पत्ति की जो दर होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके होल युग्म उत्पत्ति की दर क्या होती है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन उसी के साथ साथ आपका ये श्रांतिकाल की औसत चाल जो होती है वो कम तो होती है, लेकिन साथ में आपके यहाँ पे होल उत्पत्ति युग्म जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनकी दर बहुत तेजी से बढ़ती है, जो इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ये बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि उस अवस्था में जो आपकी चालकता होती है वो क्या होती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है, श्रांतिकाल की अपेक्षा ये तेजी से बढ़ता है।
तो ये चालकता के मान को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब धातु और अर्धचालक के ताप में वृद्धि करते हैं तो जो आपकी धातु की चालकता होती है, धातु की चालकता क्या हो गई, यहाँ पे कम हुई और यहाँ पे क्या हो गई है बेटा, धातु की चालकता कम हो गई और यहाँ पे क्या हुई है, अधिक हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया है, धातु की चालकता, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, धातु की चालकता क्या होती है, घट जाती है तथा अर्धचालक की क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। अब देखिए ए और बी यहाँ पे है, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, यानी ये ऋण आवेश, ये धन आवेश। अब धन आवेश से करंट यहाँ पे क्या होगी, इसमें फ्लो होगी। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है और यह डायोड कैसे ऐड किया गया है, तो इसे पश्च अभिनत में के रूप में ऐड किया गया है। यह डायोड कैसा है, पश्च अभिनत है। और बेटा आपको पता है कि पश्च अभिनत जब डायोड जुड़ा होता है तो उसमें करंट पश्च अभिनत में क्या होती है, फॉरवर्ड, यानी फ्लो नहीं होती है। अब जब पश्च अभिनत में धारा फ्लो नहीं होती है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी ऊपर वाले में सर्किट में आपका धारा क्या हो जाएगी, नहीं जाएगी। तो धारा यहाँ से होते हुए इसमें आ जाएगी। अब जब ये वर्क ही नहीं कर रहा है, वर्किंग पीरियड में ये है ही नहीं, तो वर्क में कौन सा है, इससे धारा होकर निकल रही है। यानी आपका जो एक ही जब प्रतिरोध हमारे पास बचा तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध ही कितना हो जाएगा, तो 10 ओम हो जाएगा। ओके, तो इसको देखते हुए हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा है प्रेरकत्व का मात्रक है। अब देखिए प्रेरकत्व क्या होता है, तो प्रेरकत्व को आपको मैंने बताया था बेटा कि प्रेरकत्व जो होता है L इजकल टू, ठीक है ना, L इजकल टू आपका फार्मूला होता है कैप स्मॉल e अपॉन DI अपॉन DT के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक निकालना। चलिए मात्रक निकाल लेते हैं। तो L का मात्रक क्या हो जाएगा, L का मात्रक इजकल टू E क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है, अपॉन ये DI यानी करंट है, धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, ये होता है एम्पियर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ये समय है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। और जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका वोल्ट, और सेकेंड बेटा आपका कहाँ चला आएगा, सेकेंड आपका ऊपर चला आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड, और अपॉन में बेटा हो जाएगा आपका एम्पियर। और आपको बेटा पता है कि वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर बेटा आपका होता है ओम। ओके, तो वोल्ट प्रति एम्पियर आपका हो गया ओम, और ओम इनटू क्या हो गया, सेकेंड। यानी आप कह सकते हो L यानी प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो आपका क्या होता है, ओम सेकेंड होता है। यानी आपका पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे, देखिए अमीटर का जो नेट प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि यह अधिक गर्म नहीं होता, यह अधिक धारा नहीं लेता, यह अधिक धारा नाप सकता है, या यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो देखिए बेटा, धारा अगर यहाँ पे देखा जाए, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। अब देखो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो एक्चुअली कम कैसे करते हैं, तो अमीटर को देखो हमेशा आप क्या करते हो, सर्किट में अमीटर को हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और अगर अमीटर का प्रतिरोध क्या है, अधिक है, तो उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि उसी में एक शंट का यूज करते हैं, जिसको शंट को लेके हम समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं। और जब समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब प्रतिरोध का मान कम होता है तो अमीटर में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मापी जाने वाली धारा है वह प्रेक्षणीय परिवर्तन क्या करती है, नहीं करती है। अतः हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, सही है। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, खंड ब का हमारा दूसरे का क नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें बेटा दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। देखिए न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है, तो यहाँ पे जब आपको न्यूनतम कोणीय संवेग बताना है, वो भी हाइड्रोजन परमाणु का, तो कोणीय संवेग के लिए बेटा हमने आपको फार्मूला बता रखा था। कोणीय संवेग के लिए हमने क्या बताया था, L इजकल टू mv/r या इजकल टू आप लिख सकते हो NH/2π, ये बताए थे। तो यहाँ पे क्या है कि L इजकल टू, आपको मैंने ये भी पिछली क्लास में बेटा प्रूफ करके दिखाया था कि mv/r कोणीय संवेग कैसे आता है, उसको आप लोग पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो NH/2π हमारा कोणीय संवेग होता है। अब ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी। चूंकि यहाँ पे दिखा सकते हो n इजकल टू 1, तो कोणीय संवेग आपका L इजकल टू बेटा क्या हो जाएगा, 1 × h/2π, या आप लिख सकते हो h/2π। ये आपका कोणीय संवेग हो जाएगा जो न्यूनतम होगा। ओके, अब ख नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। देखिए लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो होता है उसको परिभाषित करना है, यानी परिभाषा में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताते हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह पॉइंट होता है जब लेंस से कोई भी आपतित किरण आती है, आपतित किरण जब आती है लेंस पे, तो वह अपवर्तित होती है और फिर लेंस से बाहर निकलती है, यानी निर्गत होती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जब दोनों समांतर हो, ठीक है, और समांतर होने की अवस्था में जो अपवर्तित किरण हुई है वह क्या करे, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है, यानी क्रॉस सेक्शन कर रही है, उसको काट रही है, वही बिंदु आपका क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। देखिए जैसे इसको हम थोड़ा सा नीचे ही फिगर बना के बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को नीचे हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, ओके, और ये आपका क्या है बेटा, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष जो होता है यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारी एक रे क्या हुई, आपतित हुई, ये आपतित किरण है, और आपतित किरण जब आप यहाँ पे आई तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये किरण यहाँ पे लेंस के अंदर जैसे ही जाएगी तो ये अपवर्तित होगी, यानी इसमें क्या होगा, विचलन होगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गई, ऐसे आ गई, और इसको आना था बेटा ऐसे, लेकिन ये चली आई ऐसे, और यहाँ पे क्या हो गई, ये निर्गत हुई। अब जब यह निर्गत होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के, यहाँ पे ये कुछ ऐसे आना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों, यानी ये है आपकी बेटा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है आपका निर्गत किरण जो लेंस से होके क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये आपतित किरण है, निर्गत किरण है, और बीच में जो अपवर्तित किरण है ये क्या कर रही है, ये मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे, यानी जिस बिंदु पे कट कर रही है, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे फिगर बना के इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को हमने समांतर ऐसे कुछ दिखाया है। अब जैसे इसी प्रकार आप अवतल लेंस में भी दिखा सकते हैं। तो एक लेंस में हमने बता दिया, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण यह दोनों क्या हो जाएंगे, ये समांतर, ये कुछ ऐसे जाएगी, ये कुछ ऐसे। जब समांतर हो तो अपवर्तित किरण जब मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह है कि 6C12 की अपेक्षा 6C14 में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। अब देखिए यहाँ पे किसकी अपेक्षा कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 6C12 लेते हैं। ये कार्बन परमाणु है, कार्बन में ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो नीचे से लिखी जाती है संख्या, ये क्या होती है, आपकी परमाणु क्रमांक होती है। इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक।
ओके। और आपका किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक जब आपको पता चल जाता है तो बेटा परमाणु क्रमांक, अब यहाँ पे हम सिंबल ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक को जेड से इंडिकेट करते हैं, तो परमाणु क्रमांक के इक्वल ही आपका इस एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और ऊपर की जो संख्या होती है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। ये आपकी कहलाती है द्रव्यमान संख्या। और जब ये द्रव्यमान संख्या है तो द्रव्यमान संख्या को बेटा हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। ए इजकल टू दिया गया है 12 और जेड इजकल टू ई इजकल टू पी इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे आप, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एन इजकल टू क्या होता है, ए माइनस जेड कर लो, चाहे ई कर लो, चाहे पी कर लो। पी कर लेते हैं तो ए की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कितना हमारा 6। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि C6C12 में आपका न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या तो 6 आ गई, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6C14 के लिए देखते हैं। 6C14 के लिए जब देखते हैं तो यहाँ पे भी आपकी प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू कितना दिया गया है, 6। नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ऊपर को जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, यानी ए इक्वल टू आपका दिया गया है 14। ओके, तो यहाँ पे हम चीज़ देखते हैं बेटा कि न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू क्या होगा, a माइनस आप p कर लो, तो n इक्वल टू a की वैल्यू है 14 और p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे हम इसी में कंपेयर करते हैं। देखिए 6C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या है 6, जबकि 6C14 में न्यूट्रॉनों की संख्या है 8। तो डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आप देखते हो तो 8 में से 6 को माइनस कर लोगे तो 2 न्यूट्रॉनों का क्या है, डिफरेंस है। जबकि आप प्रोटॉनों का डिफरेंस देखते हो तो प्रोटॉन तो इसमें भी 6 हैं और आपका इसमें भी 6 है, तो प्रोटॉनों में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, 6C12 की अपेक्षा 6C14 में 2 प्रोटॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी अधिक कह सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, घ नंबर। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है। देखिए AMU को बेटा हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है या कितनी द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकल रही है, तो ये आपको यहाँ पे बेटा डायरेक्ट तो आपको पता ही होगा कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन यह वैल्यू मिलती कहाँ से है हमें, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। चूंकि एक कार्बन परमाणु का 12वां भाग का द्रव्यमान जो होता है बेटा, डेल एम इक्वल टू इसे इंडिकेट करते हैं, वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, अब ये यहाँ पे हमने ये m की वैल्यू कैसे फाइंड किया, इस चीज़ को आप देख सकते हो कि कार्बन परमाणु जो होता है उसमें हम उसकी संख्याओं को निकालते हैं। क्या कार्बन परमाणु में उसका भार कितना होता है, तो 12 ग्राम हो गया। अब उसमें एक मोल में परमाणुओं की संख्या, तो आप 6.6 इंटू 10 की पावर -23 से, अब यहाँ पे सबको कन्वर्ट करोगे तो आपको डेल एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, और बेटा आपको पता है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर क्या होता है, सेकेंड होता है। अब यहाँ पे आइंस्टीन का इक्वेशन हम लगा लेते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, डेल एम सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल टू डेल एम की वैल्यू पुट कर लो तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 और C की वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी
1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 10 की पावर 8 का है, तो पावर के ऊपर बेटा पावर होते तो पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा 9 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ई इक्वल टू बेटा हो जाएगा 9 6 जा क्या होता है 9 6 जा 54 होता है, 54 का 4 कैरी 4 5 आया, फिर 9 6 जा 54 और 5 59 हो गया, 9 1 जा 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया। पॉइंट की 2 डिजिट कट जाएंगी, 2 डिजिट पे हम क्या कर लेंगे पॉइंट लगा लेंगे, इनटू यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये 10 की पावर -27 है, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 16 आया है। तो पावर अगर बेस आपका क्या इक्वल होता है तो पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 27 से हम 16 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -11। और यहाँ पे एक पॉइंट को और आगे आप बढ़ा लोगे तो ई इक्वल टू हम कह सकते हैं 1.494 इंटू 10 की पावर -10, ये हो जाएगा बेटा आपका जूल। ये एनर्जी हमें आग मिल गई, इतना जूल होता है, लेकिन हमें वैल्यू किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है देखिए, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या होता है जूल होता है। अब इससे अगर हम क्या कर दें इस वैल्यू को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये बेटा हो जाता है ई इक्वल टू वैल्यू आपको दी गई है 1.494 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में आपने डिवाइड कर लिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये आपका बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे वैल्यू बेटा यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करते हैं देखिए ई इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, तो ई इक्वल टू पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करें 3 पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो 1 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे है, 3 डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1494 और ये हो जाएगा 1600 इंटू यहाँ पे ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव का तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। अब यहाँ पे बेटा हमें इससे डिवाइड करना है, देखिए 16 1 क्या हो जाता है 16 हो जाएगा, 00 है तो इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 9 क्या होता है 144, और 149 से 144 को माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 और 4 कितना हो गया 54। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 16 3 क्या हो जाएगा 3 बार जाएगा, 16 3 48, 54 से 48 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 60 हो गया। अब 16 3 क्या होता है 48 होता है, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब 12 आ जाएगा तो 120 हुआ। तो ऐसे ही इतने पे ऑलमोस्ट वैल्यू को हम क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो वैल्यू आता है 93.3 आ गया। इसी को हम लोग ऑलमोस्ट में हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और यहाँ पे 100 से जब डिवाइड करोगे तो देखो बेटा ई इक्वल टू ये वैल्यू आ जाती है 93.3 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 है इंटू यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का माइनस का स्क्वायर लिख सकते हैं -2। अब यहाँ पे देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा 93, एक पॉइंट्स अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है 933, और यहाँ पे बेटा हो जाएगा 10 की पावर 8 और ये है आपका 10 की पावर -2। तो ई इक्वल टू 933, और यहाँ पे क्या है कि 10 की पावर 8 को इसमें सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10 की पावर 6 को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे मिलियन हो जाएगा, इसे हटा दोगे तो ये हो जाएगा 933 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना कैलकुलेशन में आया। अब हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट वैल्यू बेटा जो होती है हमारी वो ले ली जाती है कितना ई इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, कैलकुलेशन में तो हमारा इतना आया है, लेकिन आप इसे अब यहाँ पे देखिए जैसे हम मास निकालते हैं तो मास में भी कुछ क्या होती है वैल्यू परिवर्तित होती है, तो यहाँ पे हम इतना हमारी वैल्यू ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल टू, आपको बेटा वैल्यू दी गई है और दिया गया है कि एक तल की पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए इक्वल टू 10i मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं? वैद्युत फ्लक्स आपका होता है फाई ई, और फाई ई इक्वल टू बेटा होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो वेक्टर ई की वैल्यू है आपकी 3i कैप प्लस 4j कैप और डॉट, अब आपका यहाँ पे है 10i कैप। तो i से i कैप वाले वैल्यू से i कैप वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 10 जा 30, और यहाँ पे i से j में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 होती है, क्योंकि i डॉट j क्या होता है? 0 होता है, और i डॉट i क्या होता है? 1 होता है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, और इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या लिख देंगे हम मात्रक? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये जो बेटा वैल्यू आई है ये आपकी क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ओके, अब आपसे एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंज का नियम किस संरक्षण का पालन करता है? देखिए लेंज का जो नियम होता है बेटा वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ओके, तो यहाँ पे बस एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड स का हमारा तीसरे का क नंबर है। अब इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हीलियम आयन Z=2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। ओके, यहाँ में उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना करना है बेटा। तो आपको मैंने ये बताया था कि प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। तो चूंकि आपको फार्मूला बेटा पता है, En इक्वल टू क्या होता है? तो En इक्वल टू बेटा आपका होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये आपका क्या है बेटा? ये फार्मूला होता है। ओके, अब ये फार्मूला होता है, चूंकि देखिए Z की वैल्यू आपको दी गई है 2, N की वैल्यू देखिए प्रथम उत्तेजित अवस्था है। प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए जो n का मान होता है बेटा वो होता है 2। अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं तो एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी? En इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 2 का स्क्वायर, और n की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी वैल्यू हो जाएगी हमारी -13.6 जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। देखिए आपको मैंने बेटा पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले सेट में भी आपको मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा को लिखकर बताया था। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत गति को ही हम क्या कहते हैं? औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहते हैं, या इसे हम अनुगमन वेग के भी नाम से जानते हैं। और इसको क्या करते हैं? अपवाह वेग को बेटा, अपवाह वेग को हम लोग Vd से व्यक्त करते हैं। Vd से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और अब देखिए चूंकि ये सारे फार्मूला आपको पिछले हमने सेट में बताया भी था। चूंकि I इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला? NeAVd होता है। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या कर लीजिए? 1 कर लीजिए। अब देखिए Vd से इंडिकेट करते हैं, और धारा और अनुगमन वेग में ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से आपसे कहा है कि अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो बेटा आप क्या कर सकते हो? धारा घनत्व क्या होता है यहाँ पे दिखा सकते हैं। चूंकि धारा घनत्व
धारा घनत्व को हम बेटा जे से इंडिकेट करते हैं। धारा घनत्व जे इजकल टू हमारा फार्मूला होता है I अपॉन ए, यानी धारा बटे में क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से I का मान क्या कर देते हैं, रखने पर, I का मान रखने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि J इजकल टू I की वैल्यू कितनी है, N E A V D अपॉन में क्या होगा, A हो जाएगा। तो A से ये बेटा A आपका कैंसिल हो जाएगा, तो J इजकल टू क्या आ गया, N E V D। ये आपका क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध होता है, जहाँ J आपका धारा घनत्व है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आपके इलेक्ट्रॉन है, और VD क्या है, अनुगमन वेग कह सकते हो आप इसे, या अपवाह वेग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी कारण जो होता है कि जो अक्षीय रेखा होती है उस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है जो क्या होता है, समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत क्या होता है, उस पे उनका जो साइन होता है, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक क्या होता है, निगेटिव होना चाहिए, लेकिन दोनों का परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उसमें से किसी एक चार्ज यानी आवेश को और उसकी जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है, चलिए फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते चलते हैं। यहाँ से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका परिमाण में एक ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है। यह दोनों परिमाण में तो बराबर है, लेकिन इनके जो साइन, इनके जो चिन्ह है, ये क्या है, इनकी प्रकृति जो क्या है, अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जो इनके बीच की अल्प दूरी होती है बेटा, वो अल्प दूरी होती है हमारी 2L। ठीक है ना। तो इनके बीच की अल्प दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर देते हैं, तो उसको बेटा जो प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है, जो मान हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। उसे P से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, इसकी अक्षीय रेखा कौन सी होगी बेटा, तो अक्षीय रेखा ये होगी। तो अक्षीय रेखा पर ही हमें क्या करना है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी अक्षीय रेखा पर एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे P, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का सूत्र निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसकी 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम नाम दे देते हैं A और B। और यहाँ पे इसका जो मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु आपका बेटा है O। ओके, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो बिंदु P है, जो इसके वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे स्थित है, इसको हम क्या मान लेते हैं कि यह मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जो लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं और फिगर बनाते जा रहे हैं, तो इस लैंग्वेज को बेटा एग्जाम में आपको लिखना होगा। ठीक है ना, कि माना कि AB आपका क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से हम r दूरी पर एक पॉइंट P लेते हैं अक्षीय दिशा में, या अक्ष इसके अक्ष पे, जिस पर हमें क्या करना है, कुल विद्युत विभव को निकालना है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यदि ये टोटल वैल्यू को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक आवेश के यानी -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -q आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव। तो बेटा आपको विभव का पता है ना, मान लेते हो कि ये V1 है, तो V1 इक्वल टू विभव इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या होता है R होता है। तो यहाँ पे भी हम वो फार्मूला यूज करेंगे V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए चार्ज तो आपका Q है यानी माइनस का Q, और यहाँ पे अपॉन में R यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो माइनस Q है वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, टोटल R डिस्टेंस से हम क्या कर लेंगे इस L डिस्टेंस को मान, देखिए ये 2L है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो आपको बेटा मिड पॉइंट से ये दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगी इतना, और यहाँ से O से B तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये L हो जाएगी। तो इसमें से टोटल दूरी से अगर हम L को माइनस कर लेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस L, जो हमारा BP की क्या है दूरी है। तो यहाँ पे हमारा माइनस Q आवेश कितनी दूरी पे है, तो माइनस Q आवेश बिंदु P से BP दूरी पे है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं BP पुट कर लेते हैं। ओके, अब बात आती है कि डायरेक्शन इनकी क्या होगी। तो बेटा डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो आपको पता है कि यहाँ पे बिंदु P पर अगर हम विभव देखते हैं, तो यहाँ पे बिंदु P पर विभव अगर देखा जाएगा डायरेक्शन के, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q को हम मान लेते हैं। तो परीक्षण आवेश Q क्या करेगा, माइनस को क्या करेगा आकर्षित करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। ऐसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी निकालते हैं, यानी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और जब प्लस का आएगा तो उसमें इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि BP है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि चूँकि, चलिए इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं कि चूँकि BP इक्वल टू वैल्यू क्या है, तो B और P की वैल्यू कितनी आई है बेटा R माइनस L है। तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या कर लोगे, इसको पुट कर लो, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को आगे कर लीजिए तो ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस का L। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं प्लस Q के आवेश के कारण निकालते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बेटा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालोगे तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा Q अपॉन, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो प्लस Q आवेश A से लेके P तक है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं AP, और जब इसकी वैल्यू को पुट करोगे आप तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, तो देखिए A और P की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे दिखा सकते हो, चूँकि AP इक्वल टू आप बेटा लिख सकते हो कितना AO और प्लस में क्या हो सकता है O और P, और दोनों की वैल्यू रख लोगे तो AP इक्वल टू क्या आ जाएगा AO की वैल्यू है L और O और P की वैल्यू है बेटा आपका R, तो यहाँ पे R कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे AP की वैल्यू आप पुट कर लोगे तो इसे L प्लस R, या आप लिख सकते हो R प्लस L, पॉजिटिव है तो दोनों को आगे पीछे हम लिख ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे AP का मान अगर पुट कर लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बेटा आपका Q अपॉन AP की वैल्यू है R प्लस L। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए माइनस Q आवेश के कारण हमने निकाल लिया, प्लस Q आवेश के कारण हमने बिंदु P पर विभव निकाल लिया, तो प्लस यानी दोनों चार्ज के अलावा परिणामी हमारा यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा, तो V इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, तो V इक्वल टू बेटा हमारा हो सकता है ये V1 माइनस में क्या हो जाएगा V2, और यहाँ पे सॉरी प्लस कर लेते हैं, तो V1 प्लस V2 ये दोनों हमारे क्या हैं परिणाम है।
और यहाँ पे परिणामी विभव निकालते हैं तो समीकरण 1 और 2 से इनका हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से बेटा जब हम इसमें मान रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, तो देखिए v इक्वल टू, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा v इक्वल टू v1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखिए। देखिए ये v1 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, और जब माइनस में है तो माइनस को हम आगे लिख लेते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस का l। ओके, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस v2 की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 से v2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको बेटा लिख सकते हो q और r प्लस क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। तो यदि हम माइनस से यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जब माइनस से डिवाइड कर लोगे तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस का l, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस का l। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, तो v इक्वल टू बेटा देखिए यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/r माइनस l और माइनस 1/r प्लस l हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम r माइनस l और r प्लस l। जब दोनों का हम बेटा एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम से इससे क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, तो r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, r प्लस एल बचेगा, इससे 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा r प्लस एल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि r प्लस एल से डिवाइड करते हैं तो r माइनस एल, तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एल, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हो तो बेटा v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप देखते हैं ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए इसको a माइनस बी और a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम वर्गों के अंतर का फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने सर्वसमीका में पढ़ते हैं कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। आर माइनस एल से इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए आपस में तो इतना आ गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आर प्लस एल माइनस ओपन होगा ब्रैकेट, तो ये माइनस का आर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस में है और ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो v इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और l बेटा कितना होता है, तो l और l आपका हो जाएगा ये 2l, और अपॉन में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखिए इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं सॉल्व, इसको यहाँ से हम लोग इसको बेटा हटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं अब, ये हमारी वैल्यू आगे क्या आ जाएगी, q को बेटा हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो यानी ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं कि r जो है बेटा r की तुलना में l क्या है, बहुत ही छोटा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि चूंकि r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, r स्क्वायर l स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो हम l स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो निगलेक्ट कर देते हैं, यानी l, अतः l स्क्वायर को नगण्य
लेने पर इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, v इजिकल टू 1/4πε0। अब देखिए 2ql अपॉन ये हो जाएगा r²। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि अभी आपको मैंने जब स्टार्टिंग में ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, तो चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, 2ql होता है। तो 2ql को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन में r²। ये आपका क्या हो जाएगा, अक्षीय अवस्था में आपका फार्मूला हो जाएगा। अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हो जाएगा। ओके, यही हमें आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, दी ब्रोगली समीकरण लिखिए। देखिए प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण जो होते हैं उनके साथ एक तरंग का संबंध होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है ना। इस डिफिनीशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक द्रव्य गतिमान द्रव्य कण के साथ क्या होता है, एक तरंग संबंध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। और डी ब्रोगली समीकरण लिखे। देखिए डी ब्रोगली समीकरण को हमने आपको बताया भी था। तो ब्रोगली समीकरण को बेटा हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए लेमडा इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, H अपॉन P होता है। एक ये फार्मूला लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो, या यहीं पे दिखा दीजिए, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी होता है। तो P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे तो लेमडा इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, H अपॉन MV हो जाएगा। एक आपका फार्मूला ये बन गया। सेकेंड फार्मूला क्या हो सकता है, और भी फार्मूले क्या बन सकते हैं, एक लेमडा इक्वल टू आपका फार्मूला होता है अंडर रूट में H अपॉन अंडर रूट में 2mk। एक आपका ये भी फार्मूला होता है। एक आपका फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट में v, और ये बेटा होता है एंगस्ट्रॉम में। तो ये भी आपका क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ पे ब्रोगली समीकरण में हम कई तरह के कई प्रारूप में क्या करते हैं, फार्मूलों को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम ये इतने फार्मूलों को लिख सकते हैं, और द्रव्य तरंगों की आप क्या कर सकते हो, डिफिनीशन लिख दोगे। तो इतना आपका 2 नंबर में इतनी काफ़ी है। अब इसको अगर यहाँ पे आप लोग पिछले अगर सेट को देखते हो आप, कि इसके जो हमने सेट नंबर 2 हम करा रहे हैं, सेट नंबर 1 में हमने क्या किया कि दी ब्रोगली समीकरण का डेरिवेशन भी करवाया है, ठीक है ना। इसको प्रूव किया है कि कैसे हम लोग इतनी वैल्यूओं को फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द का 4 का क है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाशिक तंतु को बेटा हमने सेट नंबर 1 में आपको बताया है, एक्सप्लेन हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे क्रांतिक कोण की परिभाषा में देना है, तो आप लोग हाई स्कूल से बेटा इसे पढ़ते आ रहे हो। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो सघन माध्यम में बना हमारा वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं बेटा, क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, अभिलंब हो गया, यहाँ पे ये ऊपर आपका बेटा क्या है, सघन माध्यम है, और नीचे आपका क्या है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम में आती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये प्रकाश यहाँ पे आपतित हुई, ये आपकी क्या है, आपतित किरण कहलाती है। और यहाँ पे ये किरण को सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ऐसे ना जाके इसी माध्यम के यानी जो पृष्ठ क्या कर रहा है, इसको माध्यम को डिवाइड कर रहा है, उसी पृष्ठ पर ये क्या होती है, चली जाती है। तो यहाँ पे जब जाती है तो ये एंगल आपका कितनी डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं।
और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना हुआ कोण हमारा आई होता है, जिसे हम लोग बेटा कहते हैं आपतन कोण। ठीक है ना, इस आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये आपका आर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये कौन सी किरण कहलाती है? तो बेटा इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब चीज पार्ट को बता दिया, यानी हम डिफिनीशन क्या देते हैं कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। यानी आपतन कोण ये जो आई बना है, तो इसके लिए अपवर्तन कोण जो बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। तो उस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं बेटा? अब इसी को हम लोग क्या कह देंगे? क्रांतिक कोण, यानी सी। क्रांतिक कोण को किससे इंडिकेट करते हैं? तो सी से। तो यही आपका क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ओके, यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। देखिए, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं ये तो आपको नहीं यहाँ पे बताया गया है, तो हम बता देते हैं आपको कि जो प्रकाशिक तंतु होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक जो तंतु होता है वो किसे कहते हैं? तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर युक्त एक ऐसा युक्ति है, वो पूर्ण रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही डिपेंड करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करने वाला वो एक ऐसा युक्ति है जिससे हम क्या करते हैं कि जो प्रकाश होती है वो एक जगह से दूसरे जगह पे बिना अपनी ऊर्जा क्षय किए, यानी उसकी बिना तीव्रता में कोई परिवर्तन किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? चली जाती है। अब देखिए, जैसे प्रकाशिक तंतु होता कैसा है, तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्रकाशिक तंतु है। यहाँ पे क्या होता है, इसको जो डिजाइन की जाती है, यहाँ पे लेपन किया जाता है बेटा। इसके ऊपर एक ये पाइप है जिसपे हमने क्या किया है? लेपन कर लिया है। और यहाँ पे इस लेपन का जो अपवर्तनांक होता है, यानी म्यू की वैल्यू होती है लेपन की, वो क्या होती है? कम होती है। किससे? तो यहाँ पे जो अंदर का जो अपवर्तनांक होता है, इससे ये क्या होता है? कम होता है। यानी इसका अपवर्तनांक ये क्या हुआ? अंदर का अपवर्तनांक ज्यादा मटेरियल का, और बाहर का जो लेपन किया जाता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या होती है? आपतित होती है, तो प्रत्येक दशा में इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है बेटा, तो यह बिना इसकी तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है, और बिना ऊर्जा ह्रास के ही क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। हर प्रक्रिया में, हर प्रकरण में इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हर प्रक्रम में हो रहा है, तो यह इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? बहुत सी चीजों में करते हैं प्रकाशिक तंतु का उपयोग। यह इसी बेस पर क्या करता है? वर्क करता है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको सेट नंबर 1 में भी इसके बारे में आपको बताया है, वहाँ पे हमने डेफिनेशन भी आपको लिख दिया था, तो वहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि शॉर्ट में आपको एक चीज़ बता दिया थोड़ा। अगर आपको पूर्ण रूप से देखना है तो आप देखो बेटा, इसको हमने कराया ही है, तो सेट नंबर 1 से भी आप लोग उसे क्या कर सकते हो? देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ख नंबर, कि एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁹ जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। ठीक है ना, हमें संस्तब्ध विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको नोट कर लिए। देखिए, कार्यफलन फाइंड नॉट इक्वल टू क्या दिया गया है? 2.5 × 10⁻⁹ जूल दिया है। आवृत्ति आपको कितनी दी गई है? तो आवृत्ति को न्यू से इंडिकेट करते हैं। न्यू इक्वल टू आपको दिया गया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एनर्जी निकालेंगे। तो चूंकि एनर्जी इक्वल टू आपका क्या होता है? एच न्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एच जहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो
इक्वल टू एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इसकी वैल्यू प्लांक नियतांक की। और न्यू की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर 14। तो इक्वल टू हम देखते हैं मल्टीप्लाई कर लो 6 6 जा क्या होता है 36, 6 6 जा 36 और 3 क्या हो जाएगा 39। पॉइंट की 1 डिजिट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कटेगी। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर -34 है, यहाँ पे 10 की पावर 14 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पावर बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर लेते हैं माइनस। तो 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 34 से माइनस कर लेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट को एक डिजिट और आगे ले लेते हैं तो इक्वल टू ये हो जाएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19 और ये हो जाएगा बेटा जूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी ऊर्जा तो आ गई, लेकिन यह ऊर्जा जो है कार्य फलन से क्या है अधिक है कि कम है। यानी ऊर्जा जो है हमारी वो कार्य फलन से कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 की पावर -19 है पावर, यहाँ पे 10 की पावर -9 यानी कार्य फलन क्या है ऊर्जा से ज़्यादा है। और जब ऐसी स्थिति आती है कि कार्य फलन ऊर्जा से ज़्यादा हो जाता है तो उस अवस्था में जो किरण पुंज डाला जाता है तो उसका संग स्तब्ध विभव जो होता है वो बेटा इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है अनंत कह सकते हो या इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए तथा बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए बायो-सेवर्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसके नियम को। नियम क्या है बायो-सेवर्ट ने बेटा बताया था कि यदि कोई आपके पास धारावाही चालक है तो उससे कुछ दूरी पर जो आपका चुंबकीय, जब उस चालक में हम क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने पर उस चालक से कुछ दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है निम्न कारकों पे निर्भर करती है। जैसे हम देखो लैंग्वेज है बेटा आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम फिगर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एक्स और वाई धारावाही चालक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई करंट को प्रवाहित कर रहे हैं। ओके, तो आई करंट प्रवाहित करने पर यहाँ पे हम एक अल्प लंबाई ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये dl है। छोटी सी लंबाई हम ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं a और b। और इस धारावाही चालक जो होता है ये अल्प लंबाई से हम मान लेते हैं कि स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है p, ठीक है ना, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है dB है। और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो आपकी निम्न बातों पे निर्भर करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए धारावाही चालक और जो चालक है अल्प लंबाई हमने लिया है वो चालक, और यहाँ से उस चालक से बिंदु P के बीच की दूरी जो होती है उसके साथ थीटा एंगल बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, पहला नियम देखिए हम लोग आपको बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है चालक में प्रवाहित धारा के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB आपके चालक में प्रवाहित धारा के क्या हो गई अनुक्रमानुपाती हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपका dB इज अनुक्रमानुपाती क्या हो गया I। इक्वेशन नंबर इसे 1 कर सकते हैं। सेकंड में हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये अल्प लंबाई जो दिया गया है, ठीक है ना, उस लंबाई के भी ये क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। लैंग्वेज को बेटा आप लोग लिखते जाइएगा, नीचे अर्थात करके ये वैल्यू को लिखते जाइएगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट बेटा हम ये कहते हैं कि चालक की लंबाई और इस चालक को बिंदु P से मिलाने वाली दूरी जो होती है या मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच में बना कोण जो होता है थीटा, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी ज्या के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। ज्या का मतलब कि साइन थीटा। इक्वेशन नंबर हम क्या कर लेते हैं 3।
और फोर्थ पॉइंट है बेटा आपका जो कहा जाता है कि जो इस चालक से इस बिंदु की जो बीच की दूरी है स्मॉल r, इसके क्या होता है, ये स्क्वायर के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बेटा इक्वेशन नंबर हम क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। अब समीकरण चारों को हम मिलाते हैं तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, तो बेटा समीकरण 1, 2, 3, 4 से हमें क्या मिलता है कि dB अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्या हो जाता है, IDL साइन थीटा अपॉन में बेटा क्या मिल गया, आर स्क्वायर। और आपको पता है कि जब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं तो ये हो जाता है dB इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे बेटा हो जाता है आपका IDL साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाता है आपका आर स्क्वायर। जहाँ पे आपका म्यू नॉट क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आपका चुंबकशीलता है, इसे हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम जहाँ, चलिए लिख भी देते हैं हम लोग, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबक क्या है, शीलता है, जिसका मान बेटा क्या होता है, म्यू नॉट इजकल टू आपका देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है तो 10 की पावर -7, अगर लेकिन म्यू नॉट इजकल टू है तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये म्यू नॉट की क्या होती है, वैल्यू होती है। लेकिन इसमें आपसे कहा है कि बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। तो यहाँ पे देखिए चूंकि आपको पता है बेटा dB इजकल टू क्या आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा अपॉन में क्या आया है, आर स्क्वायर। इससे अगर हम म्यू नॉट का मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इजकल टू नीचे वाली वैल्यूओं से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dB इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बेटा हो जाएगा I इंटू DL साइन थीटा, ये हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन सब की मात्रकों को लिखिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहाँ पे क्या होता है, dB को यानी चुंबकीय क्षेत्र dB का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 4 पाई तो आपका बेटा कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आर क्या है, डिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या है आपकी आई है, आई का मात्रक यानी एम्पियर। डीएल क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी का मात्रक यानी मीटर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि एम्पियर को अगर ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट का मात्रक इजकल टू आप लिख सकते हो, देखिए न्यूटन है, एम्पियर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। और ये मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 होगा और माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको यही निकालना था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, घ नंबर। यहाँ पे क्या है कि 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, तो जो वैल्यू दी गई है उसको पहले हम लिख लेते हैं। अपवर्तनांक आपको दिया गया है म्यू इक्वल टू 1.732। देखिए 1.732 क्या होता है बेटा,
कि ये आपकी √3 की क्या है वैल्यू भी होती है। तो इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये समबाहु प्रिज्म के लिए है, तो समबाहु प्रिज्म जब बनाया जाता है तो समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो समबाहु प्रिज्म जब बना है तो प्रिज्म का कोण क्या हो जाएगा, यानी प्रिज्म का कोण A हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान हमें निकालना है, यानी डेल m का क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। और इस विचलन के लिए आपतन कोण का भी मान निकालना है, यानी I की भी वैल्यू को हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे इतनी वैल्यू हमारी दी गई है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि आपको बेटा पता है कि म्यू इक्वल टू यानी अपवर्तनांक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, साइन A प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। वैल्यू को हम जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करते हैं। तो देखिए म्यू की वैल्यू है √3 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। √3 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन में बेटा हो जाएगा ये साइन 60 अपॉन 2। तो 2 से ये कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा साइन 30। यहाँ पे आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल m अपॉन 2 और अपॉन में बेटा हो गया साइन का 30। साइन 30 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल m अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल m अपॉन 2। तो देखिए √3 अपॉन में 2 यानी ये है साइन 60 प्लस डेल m अपॉन 2। अब आप देखिए साइन ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको बेटा लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, यानी √3/2 क्या है, साइन 60 की वैल्यू है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में बेटा साइन 60 प्लस डेल m अपॉन 2। इसको जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल m अपॉन 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 62 जा क्या हो जाता है 120 इक्वल टू 60 प्लस क्या हो जाएगा बेटा डेल m। डेल m की वैल्यू जब हमें फाइंड करना है तो डेल m इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस का क्या हो जाएगा ये 60। तो डेल m इक्वल टू बेटा क्या आ गया 60 डिग्री। यानी हमारा जो विचलन कोण है वो कितना हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण यानी अल्पतम विचलन कोण भी कह सकते हो, ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब आपको बताना है कि इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा। देखिए आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू बेटा फार्मूला होता है A प्लस डेल m अपॉन 2। ओके, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। I इक्वल टू A की वैल्यू है 60, डेल m की वैल्यू है बेटा 60 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 120 अपॉन 2 और 220 से कैंसिल कर लेंगे तो I की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 60। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आपतन कोण हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के, यहाँ पे बीटा है, के अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखो बेटा बीटा ना करके हम लोग B ले लेते हैं, ठीक है ना। B के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक छड़ को अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त करना है, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, जैसे हम लोग मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको बेटा हम पूरे को मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्रॉस जब आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है तो इसका बेटा मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर से अंदर की ओर क्या है, अभिलंबवत है, ठीक है ना। लंबवत आपका परपेंडिकुलर क्या है, बाहर से अंदर की ओर है,
क्रॉस से जब भी इंडिकेट किया जाएगा, और जब डॉट से इंडिकेट किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि अभिलंबवत तो होती है लेकिन वो अंदर से क्या होती है, बाहर की ओर होती है। यहाँ पे क्या है कि ये एक आपका पृष्ठ है जो जिस पर आपका चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लिख भी दे रहे हैं कि बी क्या है आपका, क्रॉस जितने हमने किए हैं वो सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट है, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हमको क्या किया गया है कि एल लंबाई की एक धात्विक छड़ लेना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एल लंबाई की एक धात्विक छड़ को ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है आपकी, एल है। तो एल लंबाई की बेटा हम धात्विक छड़ को ले लेते हैं यहाँ से, इसकी टोटल ये लंबाई हो गई। तो यह क्या कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो छड़ है एल लंबाई का, इसका सिरा है ओ और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका सिरा है ए। तो ओ सिरा से यह क्या करता है, ओमेगा कोणीय वेग से यानी घूर्णन गति कर रहा है। तो घूर्णीय गति करेगा तो ये एक टी समय में मान लो कि यहाँ से चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब आ गया तो मान लो कि यह पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो टी समय में ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए टू कहाँ चला गया, बी, और यहाँ पे एंगल आपका बना दिया डेल थीटा। ओके, अब जब यहाँ पे डेल थीटा एंगल बन गया तो अब बताइए ये क्या है आपका, तो यहाँ पे बेटा इसे हम चाप की लंबाई कहते हैं, ये चाप है आपका। अब यहाँ पे जो वक्रीय त्रिभुज बना है ना ओ ए बी, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, यह सारा आपका क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, इसके बीच में पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे टोटल देखिए, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो चूंकि डेल ए क्षेत्रफल इक्वल टू, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं वक्रीय त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का बेटा क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डेल ए इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए बेस इसका कितना है, एल है, तो हम क्या कर लेते हैं, एल कर लेते हैं 1/2 इंटू एल। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे चाप की लंबाई को बेटा हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, x है। ओके, ए से बी की लंबाई कितनी है, x है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी रख सकते हैं, या ए बी की बजाय हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हो, तो इसे चूंकि इक्वेशन 1 कर लो, आपको पता है बेटा चूंकि कि जो एंगल बनता है यानी कोण इक्वल टू क्या होता है, कोण इक्वल टू आपका होता है चाप बटे में त्रिज्या। चाप बटे क्या होती है बेटा, त्रिज्या होती है। अब देखिए अगर ये सर्कुलर पूरा घूमेगा तो जो एल है ये एल लंबाई की क्या हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, यानी एल किसका काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है, जो छड़ की क्या है, लंबाई है। तो चाप ए बी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, चाप ये क्या है आपका ए बी है, तो चाप ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो कोण इंटू क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। कोण कितना है आपका बेटा, तो डेल थीटा है, और इंटू त्रिज्या कितनी है आपकी, तो एल है। यानी ए बी का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब बेटा ए बी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो क्या आ जाता है, तो क्षेत्रफल बेटा हमारा हो जाएगा डेल ए इक्वल टू 1/2 एल इंटू ए बी का मान है डेल थीटा इंटू एल, यानी लिख सकते हो डेल ए इक्वल टू 1/2 एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, ये 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। अगर यह छड़ आपके चुंबकीय क्षेत्र में है और ए टू बी जा रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं
कि डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो बेटा परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो डेल टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स का मान होता है बेटा फाई, यानी हम कह सकते हैं डेल फाई इक्वल टू क्या हो सकता है, तो डेल फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेल फाई इक्वल टू बी इंटू डेल ए की वैल्यू, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल ए की वैल्यू कितनी है 1/2 एल स्क्वायर इंटू डेल थीटा, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से हमने डेल ए की वैल्यू पुट कर ले, तो इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा डेल फाई इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर डेल थीटा। ओके, इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि इसके बाद अगर आप यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालते हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो चुंबकीय फ्लक्स में बेटा परिवर्तन की दर क्या होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो परिवर्तन की दर यानी डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा डेल टी, हम क्या करते हैं डेल टी से इसमें क्या कर लिए डिवाइड कर लिए, तो अब डेल टी से इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 बी एल स्क्वायर। अब देखिए डेल थीटा है तो यहाँ पे डेल थीटा अपॉन में हम क्या कर लेंगे डेल टी। अब देखिए डेल थीटा क्या है, कोण है, और डेल टी क्या है, समय है। और कोण को बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन भी कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहा जाता है, ठीक है ना। और कोणीय विस्थापन की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आप लिख सकते हो चूंकि कोणीय विस्थापन की दर, कोणीय विस्थापन की दर क्या कहलाता है बेटा, कोणीय वेग कहलाता है। अतः आप बेटा कह सकते हो कि डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या है ओमेगा है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ओमेगा। और चूंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है ई। तो हमारा मेन फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हम मेन फार्मूला यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ये आपका बेटा हो जाएगा E इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओके, और ये बेटा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन को जैसे आपका ये पूछा गया ऐसे ही पूछ दिया, या कभी कभी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि प्रूव करिए कि E इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं 5 नंबर से क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये एक ही वीडियो में आपकी यह हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन को कराया, तो ये वीडियो बेटा थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये हाफ इतना हो गया, अब से नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे आप तो आपका पूरे के पूरे क्वेश्चनों में क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा, कंफर्म होते चले जाएंगे क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।